अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। बिल्कुल। और ये ऐसी खबर है जिसका लाखों लोग इंतजार कर रहे थे। हाँ, मतलब उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनना सिर्फ एक नौकरी पाना तो है नहीं, ये किसी विशाल चक्रव्यूह को भेदने जैसा है जहां हर साल लाखों एस्पिरेंट्स अपनी किस्मत और मेहनत आजमाते हैं। जी, और उस चक्रव्यूह का जो सबसे पहला और मैं कहूँगा सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा है वो है यूपीटीईटी। एकदम सही। और उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो इस दिन का इंतजार कर रहे थे, वो ग्रीन सिग्नल आ चुका है। यूपीटीईटी 2026 का जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और इसी के साथ उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। हम सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद तारीखें या नियम दोहराने नहीं बैठे हैं। हाँ, क्योंकि वो जानकारी तो वैसे भी हर जगह उपलब्ध है। सही कहा। हम उन तथ्यों को, जैसे आवेदन प्रक्रिया, योग्यता के पीछे का असली तर्क और परीक्षा पैटर्न का मनोविज्ञान, इन सब को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, ताकि जो भी इस परीक्षा में बैठने वाला है उसके दिमाग में कोई भ्रम न रहे। ये बहुत जरूरी बात कही है आपने। देखिए, अक्सर लोग इस आधिकारिक नोटिफिकेशन को ना महज तारीखों का एक कैलेंडर मान लेते हैं। जो कि एक गलती है। बहुत बड़ी रणनीतिक भूल है। असल में ये एक ब्लूप्रिंट है। ये दस्तावेज बताता है कि आने वाले महीनों में एक उम्मीदवार की ऊर्जा कहाँ, कैसे और किस अनुपात में लगनी चाहिए। तो चलिए उसी ब्लूप्रिंट की सबसे पहली सीढ़ी यानी टाइमलाइन से ही शुरुआत करते हैं। अधिसूचना में जो तारीखें हैं उन पर थोड़ा ध्यान दें। जी, बताइए। 20 मार्च 2026 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। जो ऑनलाइन आवेदन है वो 27 मार्च से शुरू होंगे और ध्यान दें 26 अप्रैल तक चलेंगे और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 1 मई है। और यहाँ एक बहुत जरूरी जानकारी मैं जोड़ दूं, इस बार परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। हाँ, जुलाई में परीक्षा है। लेकिन यहाँ एक चीज है जो असली सस्पेंस थ्रिलर की तरह लगती है। 22 जून को एग्जाम सिटी स्लिप आएगी, जहां उम्मीदवारों को सिर्फ शहर का नाम पता चलेगा। बिल्कुल। और फिर 30 जून को एडमिट कार्ड आएगा, जिसमें असली परीक्षा केंद्र का नाम होगा। मतलब परीक्षा से केवल 2-3 दिन पहले केंद्र का नाम बताना, ये थोड़ा अजीब नहीं है? क्या ये व्यवस्था उम्मीदवारों का मानसिक दबाव बढ़ाने के लिए है? देखिए, बाहर से देखने पर ये पहेली लग सकती है, लेकिन ये कोई पहेली नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा तंत्र है। सुरक्षा तंत्र? वो कैसे? जब हम उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की बात करते हैं ना, जहां लाखों उम्मीदवार एक साथ परीक्षा देते हैं, तो लॉजिस्टिक्स और निष्पक्षता दोनों एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती हैं। 22 जून को एग्जाम सिटी स्लिप जारी करने का सीधा सा मतलब है कि लोगों को अपनी यात्रा प्लान करने का समय मिल जाए। एग्जैक्टली। राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक करना आसान नहीं होता। ये 8 दिन का गैप उस लॉजिस्टिक समस्या को सुलझाता है। हाँ, ये तो समझ आता है। लेकिन परीक्षा केंद्र का नाम 30 जून तक छिपाकर क्यों रखना? इसके पीछे पूरी तरह से परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने का विज्ञान है। इतिहास गवाह है कि कई परीक्षाओं में गड़बड़ियां तब होती हैं जब कुछ असामाजिक तत्वों को परीक्षा केंद्र की जानकारी हफ्तों पहले मिल जाती है। ओह, मतलब ये सीधे तौर पर पेपर लीक या चीटिंग रोकने का तरीका है। एकदम सही। परीक्षा केंद्र की सटीक जानकारी परीक्षा से मात्र 48 या 72 घंटे पहले देने से इस तरह के किसी भी सेटिंग के लिए समय ही नहीं बचता। ये एक सख्त कदम जरूर है, लेकिन निष्पक्षता के लिए बहुत कारगर है। ये कदम प्रशासनिक नजरिए से बहुत तार्किक लगता है। अब जब ये साफ हो गया है कि ये मैराथन कब और कैसे हो रही है, तो अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस दौड़ में हिस्सा कौन ले सकता है? पात्रता या एलिजिबिलिटी? हाँ, क्योंकि सिस्टम केवल परीक्षा वाले दिन ही लोगों को बाहर नहीं करता, वो फॉर्म भरने के स्तर पर ही एक बड़ा फिल्टर लगा देता है। इस परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। जी, स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ ही टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स जैसे बीएड, बीटीसी या डीएलएड का होना भी अनिवार्य है। बिना इसके आप फॉर्म तक नहीं भर सकते। बिल्कुल नहीं भर सकते। मुझे ना ये पूरी व्यवस्था किसी विदेश यात्रा जैसी लगती है। विदेश यात्रा? ये तुलना किस तरह से काम करती है? देखिए, अगर कोई विदेश जाना चाहता है तो सबसे पहली जरूरत क्या होती है? एक पासपोर्ट। इस परीक्षा में ग्रेजुएशन उस पासपोर्ट की तरह है। ये साबित करता है कि आपके पास बुनियादी शैक्षणिक योग्यता है। अरे वाह,
ये एनालॉजी बहुत दिलचस्प है ना? लेकिन क्या सिर्फ पासपोर्ट होने से आपको एंट्री मिल जाती है? नहीं, उसके लिए वीजा चाहिए होता है। यहाँ जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, जैसे बीएड, वो आपका वीजा है। बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। इन दोनों के बिना यूपीटीईटी के इस देश में प्रवेश नहीं मिल सकता। लेकिन मेरा एक सवाल है, हाँ। क्या सिर्फ विषय का ज्ञान होना किसी को शिक्षक बनाने के लिए काफी नहीं है? अगर कोई गणित में जीनियस है तो उसे ये ट्रेनिंग वीजा क्यों चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इस नियम के पीछे शिक्षा शास्त्र का एक बहुत गहरा सिद्धांत छिपा है। अच्छा। हाँ, विषय का ज्ञान जो आपको ग्रेजुएशन से मिलता है वो महज एक कच्चा माल है। कोई व्यक्ति इतिहास या विज्ञान में बहुत बड़ा विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन उस जटिल ज्ञान को एक 6 साल के या 12 साल के बच्चे के दिमाग तक पहुंचाने की कला, वो पूरी तरह से एक अलग विज्ञान है। ये तो है। मतलब एक महान वैज्ञानिक जरूरी नहीं कि एक अच्छा प्राइमरी टीचर भी हो। बिल्कुल। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग अपने विषय में बहुत तेज होते हैं वे उन बच्चों के साथ जल्दी धैर्य खो देते हैं जिन्हें बेसिक चीजें समझ नहीं आती। हाँ, वे इरिटेट हो जाते हैं। इसीलिए टीचर ट्रेनिंग कोर्स अनिवार्य है। ये कोर्स आपको बाल मनोविज्ञान सिखाते हैं। ये सिखाते हैं कि कक्षा में 30 अलग-अलग बैकग्राउंड से आए बच्चों को कैसे संभाला जाए। मतलब यूपीटीटी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उम्मीदवार सिर्फ ज्ञानी न हो, बल्कि उसे पढ़ाना भी आता हो। एग्जैक्टली। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो चलिए, पासपोर्ट और वीजा दोनों दिखाकर परीक्षा हॉल में एंट्री तो मिल गई। अब समझते हैं एग्जाम पैटर्न को, क्योंकि असली चक्रव्यूह तो यही है। बिल्कुल। और ये पैटर्न बहुत ही सोच समझ कर डिजाइन किया गया है। यूपीटीटी में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 उन उम्मीदवारों के लिए है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, और पेपर 2 उनके लिए है जो कक्षा 6 से 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं। और दोनों में ही कुल 150 प्रश्न होते हैं और 150 मार्क्स होते हैं। अगर हम इसके सब्जेक्ट्स देखें तो पेपर 1 में शामिल है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, भाषा 1 जो कि हिंदी है, भाषा 2 गणित और पर्यावरण अध्ययन। और ध्यान दें कि ये सभी पांचों विषय 30-30 अंकों के होते हैं। हाँ, सब कुछ बराबर बटा है। और पेपर 2 की बात करें तो उसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट, भाषा 1 और भाषा 2 ये तीनों 30-30 अंकों के हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा बदलाव है। जी, जो उम्मीदवार विज्ञान वर्ग से हैं उनके लिए गणित व विज्ञान 60 अंकों का होता है और कला वर्ग वालों के लिए सामाजिक अध्ययन 60 अंकों का। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे पैटर्न में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, हर प्रश्न 1 मार्क का है और गलत होने पर कोई नंबर नहीं कटता। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये परीक्षा उम्मीदवारों को कैलकुलेटेड रिस्क लेने या खुलेआम तुक्के मारने के लिए इनवाइट कर रही है? दिलचस्प बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग ना होना कोई छूट या उपहार नहीं है। मैं तो कहूंगा ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। जाल? वो कैसे? देखिए, जब किसी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है तो उम्मीदवार केवल वही सवाल छूते हैं जो उन्हें 100% आते हैं। जो नहीं आता उसे वे तुरंत छोड़ देते हैं, जिससे उनका समय बचता है। हाँ, डर के मारे छोड़ देते हैं। लेकिन यूपीटीटी में क्योंकि कोई नंबर नहीं कटने वाला, हर उम्मीदवार पूरे 150 सवालों को हल करने की कोशिश करता है और यहीं से शुरू होता है टाइम मैनेजमेंट का असली खेल। ओह, मतलब लालच में आकर समय बर्बाद करने का खतरा। एकदम सही पकड़ा आपने। 150 सवाल और समय भी केवल 150 मिनट, यानी एक सवाल के लिए औसतन 1 मिनट। सिर्फ 1 मिनट, उसमें सवाल पढ़ना भी है, समझना भी है और OMR शीट का गोला भी भरना है। बिल्कुल। और जब उम्मीदवार को कोई सवाल नहीं आता तो वो ये सोचकर उस पर 2-3 मिनट लगा देता है कि चलो थोड़ा और सोच लेता हूं, नंबर तो कटेंगे नहीं। इस चक्कर में अंत के वो आसान सवाल छूट जाते हैं जो शायद उसे आते थे। ये तो वाकई आंखें खोलने वाला नजरिया है। ये केवल ज्ञान का नहीं बल्कि दबाव में निर्णय लेने की क्षमता का टेस्ट है। हाँ, कि किस सवाल को तुरंत छोड़ना है और आगे बढ़ना है। अच्छा, पैटर्न में एक और चीज है। पेपर 2 में सब्जेक्ट वाले हिस्से को 60 अंकों का भारी वेटेज क्यों दिया गया है, जबकि पेपर 1 में तो सब 30-30 नंबर का है? इसका सीधा से कारण बच्चों की उम्र और उनकी बदलती शैक्षिक जरूरतें हैं। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का मुख्य लक्ष्य दुनिया से परिचित होना है, इसलिए वहां एक जनरलिस्ट शिक्षक चाहिए जो थोड़ा गणित भी जाने, थोड़ा पर्यावरण भी। हाँ, लेकिन जब बच्चे कक्षा 6 से 8 में पहुंचते हैं तो विषय गहरे होने लगते हैं। विज्ञान
प्रकाश संश्लेषण जैसी जटिल प्रक्रिया में बदल जाता है, इतिहास में सभ्यताओं का विश्लेषण आ जाता है, वहां एक स्पेशलिस्ट शिक्षक की जरूरत होती है। इसीलिए वो 60 नंबर का वेटेज रखा गया ताकि उस विशेषज्ञता को परखा जा सके। बिल्कुल। लेकिन आपने गौर किया होगा, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, चाइल्ड डेवलपमेंट और दोनों भाषाओं की उपस्थिति एकदम स्थिर है। हाँ, वो हिस्सा बिल्कुल नहीं बदलता। बाल मनोविज्ञान और संवाद हर शिक्षक के सबसे मूलभूत हथियार हैं। सही बात है। अगर आप अपने ज्ञान को बच्चे तक पहुंचाए ही नहीं पा रहे हैं तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। तो चलिए अब मान लेते हैं कि किसी उम्मीदवार ने ये 150 सवालों का टाइम ट्रैप पार कर लिया। अब सफलता कैसी दिखती है? यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। हाँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि यूपीटीईटी पास कर लिया मतलब सरकारी नौकरी पक्की हो गई, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। यूपीटीईटी एक क्वालिफाइंग परीक्षा है। इसे पास करने से आपको सीधे नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता। तो फिर इसका फायदा क्या है? इसे पास करके आप केवल राज्य की आगे होने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं के लिए एलिजिबल या योग्य हो जाते हैं। अगर मैं इसे अपनी एनालॉजी में समझाऊं तो ये किसी फिल्म के पहले ऑडिशन जैसा है। जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 60% अंक यानी 90 नंबर जरूरी है और रिजर्व्ड के लिए 55%। जी बिल्कुल। तो अगर आप 60% ले आते हैं मतलब आपको फिल्म के लिए कॉल बैक मिल गया है। लेकिन मुख्य रोल यानी नौकरी पाने के लिए अभी सुपर टीईटी जैसे और भी स्क्रीन टेस्ट देने होंगे। ये ऑडिशन वाला उदाहरण एकदम परफेक्ट है। ये पूरी व्यवस्था असल में राज्य के लिए एक छंटनी प्रक्रिया है, एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म, ताकि भीड़ कम की जा सके। हाँ, 60% का वो कट ऑफ ये सुनिश्चित करता है कि अगले चरण में सिर्फ वही लोग पहुंचे जिनके पास एक न्यूनतम प्रमाणित समझ है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि यूपीटीईटी महज कुछ तारीखों या नियमों का पुलिंदा नहीं है। ये एक बहुत ही सावधानी से बनाया गया ढांचा है। बिल्कुल, जो भावी शिक्षकों की गुणवत्ता तय करता है। और इसी ढांचे से एक बहुत ही गहरा विचार निकलकर सामने आता है जब हम देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को गणित या विज्ञान जितना ही महत्व दिया गया है, बल्कि इस बात पर हो रहा है कि वो एक बच्चे के दिमाग को कितनी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। बहुत सही पॉइंट है। क्या आधुनिक शिक्षा का असली अर्थ एक विषय को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने से कहीं ज्यादा एक बच्चे की मानसिकता को समझना है? जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस मनोविज्ञान वाले पहलू पर गहराई से विचार जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, एक बेहतरीन शिक्षक वही है जो विषय से पहले विद्यार्थी को समझे।